और स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपसे? यस सर। जैसे जो आपका क्विज है ना, अभी मैंने वो कहीं मेरे ख्याल में उस पे जब मैंने असाइन किया है तो उसको फ्यूचर में असाइन नहीं किया है, वो शो हो रहा होगा आपको। तो मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने एक नया क्विज जो है वो अभी ड्रॉप किया है। वो 11 15 मिनट्स के लिए डिस्प्ले होगा, उसमें आपने रिस्पॉन्स सबमिट करने हैं। क्विज मैंने चेंज कर लिया है। तो हम उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था ग्राफ्स के हवाले से जब हम डिस्कस कर रहे थे, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा, और फिर 11 बजे एग्जैक्टली क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 11:15 पे क्विज का टाइम ओवर हो जाएगा। तो अगर आप देख सकें तो ये जो ग्राफ का टॉपिक है, इसमें मेन जो हमारे कंटेंट्स हैं लेक्चर के, स्लाइड नंबर 4 को अगर आप देखें, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्राफ्स, डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, फिर ग्राफ की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक डायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टोइड ग्राफ, सब ग्राफ, और डिग्री ऑफ द ग्राफ एंड द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ द ग्राफ, ये क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, अगर आप इसको सिंपली लेक्चर स्लाइड्स को भी गो थ्रू करें तो आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। स्लाइड नंबर 5 में ये एक सिचुएशन डिपिक्ट की गई है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इमेजिन an organization that wants to set up teams of 3 to work on some projects. In order to maximize the number of people on each team who had previous experience working together successfully, the director asked the member to provide names of their past partner. This information is displayed below both in the table in a diagram. Okay. कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो टीम्स बनाना चाहती है, 3-3 लोगों की टीम्स बनाना चाहती है, जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकें। तो जो हिस्ट्री है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो पार्टनर कौन कौन रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए गए हैं। और इसका मकसद ये है कि जब आप कोई नए प्रोजेक्ट के लिए टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करें, तो वो जो पार्टनर हैं जो पहले से काम करते आए हैं, दैट विल बी मोर प्लॉजिबल और दैट विल बी मोर ऑप्टिमल टू हैव दोज पार्टनर टुगेदर फॉर कंडक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट एक्चुअली। तो ये एक पास हिस्ट्री उनकी दे दी गई है, और इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिया गया, और इसको एक डायग्राम या जिसको हम कहते हैं ग्राफ की फॉर्म में लिख दिया गया है। तो अब आपके पास ये देखें, जिसमें नेम्स हैं ABCDEFGHI, ये नेम्स हैं, नंबर ऑफ पीपल, और ये पार्टनर हैं राइट साइड पे जो पास पार्टनर के तौर पे है। ये जस्ट आपको ये देगा कि आप एग्जैक्टली वो टीम ना बना दें जो जो कभी भी पार्टनर ना रहे। तो इस टेबल का मकसद जो है, जो आपको दिया गया है, इसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप नई टीम को बनाएं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो पास्ट पार्टनर कौन कौन रहे हैं उनको आप इस तरीके से अकोमोडेट करें कि वो नए प्रोजेक्ट में भी एक साथ काम कर सकें। तो यू हैव टू चूज एक्चुअली अ टीम ऑफ 3 पीपल, एक्चुअली 3 पर्सन्स। तो इस सिचुएशन को डिपिक्ट किया गया लाइक अगर आपके पास ये नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो 9 है, तो हर एक को आपने एक एक पॉइंट से लोकेट कर दिया। सो ईच पॉइंट इन दिस डायग्राम is actually describing a person, is allocating a person actually. तो ये ABCDEFGHI ये वर्टिसेस कहलाएंगे, ये आपने पॉइंट्स लगा दिए। फिर आपने ये देखना है कि ए किसका पार्टनर रहा है, ए डी और एफ का पार्टनर रहा है, तो ए को आप डी के साथ और एफ के साथ आपने इंसिडेंट करना है, एक एज इंसिडेंट करना है फ्रॉम ए टू डी एंड ए टू एफ। सिमिलरली बी किसका पार्टनर रहा है, सी एफ एच का, तो जो बी है, बी ये वर्टेक्स है एक्चुअली, ये जो आपने इनको लोकेट किया है जिन पॉइंट से, ये पॉइंट्स वर्टिसेस कहलाते हैं। और जब आप इनका लिंक बनाते हैं दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे पार्टनर के साथ, तो ये जो लिंक है इसको एज कहेंगे। सो बज़ाहिर ये एज कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक अ ग्राफ ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन जिसमें एक लेट से कोई कर्व जो है वो दूसरी कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। ये जस्ट एक शॉर्टेस्ट वे है जिसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। अदरवाइज आप इनको वर्टिसेस नहीं कहेंगे जहाँ जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। So
ये सिंपल एक एज है जो कि इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। सो बी जो है दैट रिमेन्स एक्चुअली पार्टनर ऑफ सी। तो आप सी के साथ इसका एज देखें, फिर ये पार्टनर रहा है एफ के साथ, और सिमिलरली एच के साथ। तो ये एक सिचुएशन है जिसको एक ग्राफिकली भी डिपेक्ट कर दिया गया। अब इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पॉइंट्स हैं इनको हम वर्टिसेस कहेंगे, और जो पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन बन रहा है, मैपिंग हो रही है, इसको हम एज कहेंगे एक्चुअली, एंड टू एंड। अगर आप इस पूरे ग्राफ में हम देखेंगे कि एक फर्स्ट पॉइंट है और एक लास्ट पॉइंट है, तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ये जो आप कर्व स्ट्रेट कर्व से ज्वाइन करवा रहे हैं, जो कनेक्शन बन रहे हैं बिटवीन टू वर्टिसेस, इनको हम एजेस कहते हैं, जबकि जो पॉइंट्स हैं इनको वर्टिसेस कहते हैं। So drawings such as those shown previously are illustration of a structure known as a graph. The dots are called vertices. This is plural of vertex actually, and the line segment joining vertices are called edges. As you can see from the drawing, it is possible for two edges to cross at a point that is not a vertex actually. यही मैं बात कर रहा था कि ये जो क्रॉस कर रहे हैं या इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनका कोई कॉमन पॉइंट है. It is not a graph of a continuous function, rather it is graph of a discrete phenomena. Okay, slide number 7 को अगर आप देखें, in general a graph consists of a set of vertices and a set of edges connecting various pairs of vertices. So simple, अगर हम ग्राफ को, या जिसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं या डायग्राफ भी कहते हैं, आपके पास एक सेट होता है जिसमें वर्टिसेस होते हैं. जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल एक्सप्लेन की है कि हमने ये कहा कि एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ पीपल हैं, सो विल हैव 9 नंबर ऑफ पर्सन्स, और हम उनके साथ उनके जो पास पार्टनर्स हैं उनका एक मैपिंग उनकी देते हैं. तो आपके पास, और वो मैपिंग होगी थ्रू एजेस एक्चुअली. तो अ सेट ऑफ वर्टिसेस टुगेदर विद अ सेट ऑफ एजेस, इट फॉर्म्स अ ग्राफ एक्चुअली. अब वहाँ पे ग्राफ की फर्दर टाइप्स हो जाती हैं कि आपके पास ग्राफ में अगर एक एज जो है, लेट्स से V1 से V2 एक एज है, और इसी तरह V2 से V1 भी है, तो ये लूप अपना क्या कहते हैं, पैरेलल एजेस कहलाते हैं. If V1 is incident on V2 and V2 is incident on V1, then it is called parallel edges. इसी तरीके से आपके पास कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसके ऊपर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं होता है, इसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं. इसी तरीके से एक वर्टेक्स जो है वो अपने ऊपर ही इंसिडेंट है, उसको हम लूप कहते हैं. तो अगर आप ये नीचे ग्राफ अगर आप देखें डिफरेंट टाइप्स के, तो ये देखें V2 और V3. अगर मैं इस पूरे इस सिचुएशन को एक ग्राफ का नाम दूं, तो इसमें वर्टिसेस आपके पास 7 वर्टिसेस हैं. V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7 तक नजर आ रहे हैं. बीच में इसमें एजेस भी नजर आ रहे हैं. आप देख सकते हैं कि E1, E2, E3, E4, E5, E6. So there are 6 edges and there are 7 vertices. अब इसमें जो एजेस हैं, कहीं पे वो पैरेलल एजेस हैं, कहीं पे वो लूप हैं, कहीं पे आइसोलेटेड वर्टेक्स है, मीन वहाँ पे कोई एज नहीं है. तो अगर आपके पास एक एज जो है वो इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, और फ्रॉम अनदर टू वन वर्टेक्स, तो हम उसको कहते हैं ये पैरेलल एजेस हैं एक्चुअली, जैसे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सिमिलरली अगर आपके पास एक वर्टेक्स अपने ऊपर इंसिडेंट है, तो हम उसको कहेंगे कि ये उसका लूप है. और याद रखें, ये जो एजेस, नंबर ऑफ एजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पैरेलल एज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 एज हैं. एक एज है V2 से V3 और दूसरा है V3 से V2, जिसको हम E3 कह रहे हैं. तो एक एज जो है इंसिडेंट होने का मतलब उसकी डिग्री 1 है एक्चुअली. इसी तरीके से सो नंबर ऑफ एजेस आपको बता रहे होते हैं डिग्री का, प्रोवाइडेड कि वो लूप ना हो. लूप की याद रखें डिग्री 2 होती है एक्चुअली. अगर आपने किसी ग्राफ की डिग्री बतानी हो तो आप वर्टिसेस की एक्चुअली डिग्री बताते हैं कि V1 पे कितने एजेस इंसिडेंट हैं, V2 पे कितने एजेस इंसिडेंट हैं, V3 पे कितने एजेस इंसिडेंट हैं, या किसी वर्टेक्स पे कोई एज इंसिडेंट ही नहीं है तो उसकी डिग्री 0 है. सो इन फाइंडिंग द degree of the graph actually, you find out the ways that how many edges are incident on a particular set of vertices. तो अगर आपके पास 3 vertices हैं किसी
सेट में, तो उन तीनों वर्टिसेस पे आपने देखना है कि कितने एजेस इंसिडेंट है। तो याद रखें जो लूप होता है डिग्री 2 कंसीडर की जाती है। तो जब इन तमाम का सम अप करेंगे तो उस ग्राफ की डिग्री कहलाएगी। ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में आ भी रही हैं। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, पैरेलल एजेस क्या होते हैं, लूप क्या होता है, ये जस्ट एक्सप्लेन यहाँ पे किया जा रहा है। और इसको अगर हम ये टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है स्लाइड नंबर 8 में। जो बात मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे उसी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दी। नेक्स्ट इज स्लाइड नंबर 9। दिस इज एक्चुअली अ डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ में मैंने बताया आपको दो चीज़ें होती हैं। A graph G consists of two sets. One set considers actually set of vertices and other set consist of edges actually. तो vertices through edges जो है वो connect होते हैं। और इसमें आपके पास एक वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पैरेलल एजेस, लूप क्या होता है, फिर एडजेसेंट वर्टिसेस और एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि दो वर्टिसेस कनेक्ट हो रहे हैं एक एज के थ्रू, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। मसलन V1 और V2 जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो V1 V2 जो है किसी एज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। इसी तरह V1 और V5 आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये एडजेसेंट। तो एक होता है एडजेसेंट वर्टिसेस और दूसरा होता है एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं कि दो एज एक ही वर्टेक्स पे अगर आ रहे हो तो हम कहेंगे ये एडजेसेंट एजेस है। और एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो वर्टिसेस कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू सर्टेन एज, तो हम कहेंगे ये एडजेसेंट वर्टिसेस। सो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या हैं और एडजेसेंट एजेस क्या हैं। तो एजेस का मतलब, एडजेसेंट होने का मतलब यह है कि दो या दो से ज़्यादा एजेस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, एक ही वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रहा है। तो याद रखें ये जो वर्टेक्स होता है ये आपको ये गिवन इंफॉर्मेशन होती है। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली लाइक नंबर ऑफ पर्सन्स, लाइक नंबर ऑफ टीम्स। ये मतलब सेट है वो आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है वर्टिसेस का। लेकिन एजेस क्या होते हैं वो उनके दरमियान, वो जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिलेट करता है। तो अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ या इनको हम डायग्राफ भी बोलते हैं, इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन करूं तो मैं कहूँगा कि एक आपके पास सेट है, सेट वी है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ वर्टिसेस। वो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेट कैसे होंगे वो आपको एजेस बताएंगे। तो हम कहेंगे कि ये एक मैपिंग है, एंड टू एंड मैपिंग है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। एक सेट वर्टिसेस का है, दूसरा सेट आपके पास एजेस का सेट है। तो जैसे आपने फंक्शन की डेफिनेशन की थी ना, क्या फंक्शन इज अ रूल विच इज डिफाइंड फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट सो दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ यूनिक वैल्यू इन वाई। बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ में भी आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं और सेट ऑफ वर्टिसेस कनेक्ट होते हैं थ्रू सर्टेन एजेस, और वो कनेक्शन आपको डिफाइन किया होता है। यानी आपके पास दो सेट्स हैं तो दोनों सेट्स से आप उसका डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है स्लाइड नंबर 10 में परहैप्स। यस, write the vertex set and the edges set and give and the edge set and give a table showing the edge endpoint function। तो पहली बात है वर्टेक्स आपके पास क्या है, V1 V2 V3। इस ग्राफ में अगर आप देखें एंड देयर आर एक्चुअली सिक्स वर्टिसेस। तो एक जो आपके पास कॉलम बनेगा उसमें ये सिक्स वर्टिसेस लिख देंगे। सिमिलरली एजेस क्या क्या हैं, दूसरे कॉलम में आप उनकी एजेस देखें। तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में आप लिख लेंगे तो ये एज एंड पॉइंट फंक्शन हो जाएगा आपके पास। फिर ये है कि फाइंड ऑल एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन V1। V1 पे कौन कौन से एजेस इंसिडेंट है। अगर आप V1 पे देखें E1 भी इंसिडेंट हो रहा है, E2 भी इंसिडेंट हो रहा है। जबकि E3 जो है वो भी, अगर आप V3 से जाएं तो वो भी इंसिडेंट हो रहा है। सिमिलरली V4 को देखें तो इस पर कोई एज इंसिडेंट नहीं हो रहा है। V5 पे E5 इंसिडेंट हो रहा है, V6 पे भी E5 भी हो रहा है और उसका लूप है E7 है परहैप्स, वो भी इंसिडेंट हो रहा है, और V5 पे भी लूप E6 इंसिडेंट।
तो आप किसी भी ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, उस वो एडजेसेंट एजेस उसमें से कौन कौन से हैं, उसमें से एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से। अब अगर मैं सिंपल इस ग्राफ का लेफ्ट हैंड पोर्शन इसी की बात करता हूँ जहाँ पे V1 V2 V3 दिए हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि V1 इज एडजेसेंट टू V2 एंड V3, क्योंकि ये V2 के साथ और V3 तीनों के साथ कनेक्ट हो रहा है। V4 V5 V6 ये जो बाकी वाले तीन वर्टिसेस हैं, ये एडजेसेंट नहीं है इन तीन एजेस के साथ। So V1, V2, V3 they are adjacent vertices to each other actually. Similarly अगर आप E1 adjacent edges की बात करेंगे तो E1 and E4 are adjacent edges. I mean कि ये दोनों edge जो है वो V2 पे आ रहे हैं। तो how many edges they are incident on a same vertex, इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास जो adjacent edges हो जाएंगे। आई होप सो कि ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही होगी ये जितनी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसको टेबुलर फॉर्म में जो एज एंड पॉइंट फंक्शन है वो भी उसका डिफाइन किया गया है। लाइक एक साइड पे नंबर ऑफ एजेस लिख दिए गए हैं और हर एज जो है वो किस किस वर्टेक्स पे इंसिडेंट है वो एंड पॉइंट्स भी उसके लगा दिए गए हैं। याद रखें वर्टिसेस जो है वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं थ्रू एजेस एक्चुअली। तो E1 V1 V2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, E1 V3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, E3 V1 V3 के साथ। तो ये जो टेबल है ये वेल एक्सप्लेन कर रहा है ये जो एज एंड पॉइंट है वर्टिसेस का और एजेस का जो कि गिवन है प्रीवियस ग्राफ में। सिमिलरली और ये भी है क्योंकि ये एक डिस्क्रीट ग्राफ है एक्चुअली, ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स एक्चुअली। आप पॉइंट्स की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। V1 को आप ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, V3 को आप लेफ्ट पे लिख लें या राइट पे लिख लें। आप इंसिडेंट जब आप करवा रहे हैं कहीं पे, आप इंसिडेंट इंटरसेप्ट करवा रहे हैं दूसरे एजेस के साथ, तो ये मैटर नहीं करता है। सो यू कैन हैव मोर देन वन डिपिक्शन और ग्राफ ऑफ अ डिस्क्रीट फिनोमेना एक्चुअली। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एजेस भी दिए हुए हैं, उसके एंड पॉइंट्स का जो फंक्शन है वो भी डिफाइन किया गया है, एंड पॉइंट फंक्शन, तो आप उस ग्राफ को एक से ज़्यादा फॉर्म में पिक्चराइज कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें, ये जो ग्राफ आपके सामने नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ये दोनों ग्राफ का जब एज एंड पॉइंट फंक्शन आप लिखेंगे तो ये वाला आएगा जो टेबल में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बज़ाहिर ये दो डिफरेंट ग्राफ नज़र आ रहे हैं। याद रखें ये ग्राफ कंटिन्यूस फंक्शन के नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन में दो सेम फंक्शन के ग्राफ भी सेम होते हैं, लेकिन डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ जो होते हैं उसमें अगर आपके पास एज एंड पॉइंट फंक्शन सेम है, ये जो टेबल है वो सेम है, तो ग्राफ कुड बी डिफरेंट, कुड बी व्यूड इन अ डिफरेंट वे एक्चुअली। तो जैसे अब आपको बज़ाहिर लग रहा है कि ये कोई डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। इसका एज एंड पॉइंट फंक्शन सेम ही रहता है। इसी तरह लेबलिंग ड्राइंग्स टू शो दे रिप्रेजेंट द सेम ग्राफ। तो अब ये जो ए और बी है, ये बज़ाहिर जो है ये दो डिफरेंट डायरेक्टेड ग्राफ लग रहे हैं। डायरेक्टेड इसलिए हैं कि आप ये कहते हैं कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्टेड ग्राफ भी कहलाते हैं विद सर्टेन डायरेक्शन। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को आगे देखें, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, तो इसका जो एज एंड पॉइंट फंक्शन है जो कि टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको लेफ्ट वाले ग्राफ के तौर पे रीड करें या राइट पे जो ग्राफ है आपके पास इसके तौर पे रीड करें, इसका एज एंड पॉइंट फंक्शन या टेबल वो सेम ही रहता है। तो अब आप यानी हम ये कह रहे हैं कि एक यानी सेम ग्राफ को डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन भी हम देख सकते हैं, सेम एज एंड पॉइंट फंक्शन को हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। अब आप देखिए कि V1 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो V1 V2 वर्टिसेस को आपने लोकेट किया है, पॉइंट आउट किया है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है दोनों साइड पे। ठीक है, अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज। अदरवाइज आपके पास जो ग्राफ का एज एंड पॉइंट फंक्शन है या टेबल है वो सेम ही रहता है, बज़ाहिर वो ग्राफ दो डिफरेंट नजर आते हैं। सो यू कैन हैव मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम टेबल एक्चुअली।
तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड का टेबल बनाएं या इस राइट हैंड साइड का टेबल बनाएं, आंसर जो है वो सेम आता है। ये डायरेक्टर ग्राफ की वैसे डेफिनेशन भी लिख दी गई है, वही जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स पे इंसिडेंट है, तो एक्चुअली यही डायरेक्टेड ग्राफ है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ये स्लाइड नंबर 16 में। यूज अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट नॉलेज। तो ये देखें, ये ग्राफ है और इसमें जो डिफरेंट न्यूज़ पेपर हैं, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स है, लॉस एंजलिस टाइम्स है, पोट्री मैगजीन है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये जो आपके सामने एक पिक्टोरियल डायग्राम बनी हुई है। अब आप देखें कि अगर हम इस सारी चीज़ को लिखें, ये जो जितनी सिचुएशन डिस्क्राइब हो रही है, तो शायद हमें एक दो पैराग्राफ लगे इसको लिखने में, लेकिन इस सारी चीज़ को इस एक डायग्राम के अंदर सम अप कर दिया गया है। और आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो एक ले मैन के तौर पर भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल इसने एक क्वेश्चन उठाया यहाँ पे कि व्हाट पेपर फिनिश डज द न्यूयॉर्क टाइम यूज। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो यू हैव टू सर्च कि इस पूरे ग्राफ में न्यूयॉर्क टाइम कहाँ पे। अगर आप ये देखें नीचे, बिल्कुल नीचे देखें अगर आप, तो ये न्यूयॉर्क टाइम लिखा हुआ है, लॉस एंजलिस टाइम एंड न्यूयॉर्क टाइम। वो कहता है कि कौन सा पेपर फिनिश न्यूयॉर्क टाइम यूज करता है। अब आप देखें कि एरो हेड जो है, जो डायरेक्शन है, वो बताएगी कि वो कौन सा पेपर फिनिश यूज करता है न्यूयॉर्क टाइम। तो अब आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम इज हेडिंग टू बिग सिटी डेली। यानी पहली बात है कि न्यूयॉर्क टाइम इंसिडेंट्स ऑफ बिग सिटी डेली। तो बिग सिटी डेली का जो है ये इंस्टेंस है बिग सिटी डेली का। यानी इसी तरीके से जो लॉस एंजलिस है वो भी बिग सिटी डेली का इंस्टेंस है। और जो बिग सिटी इंस्टेंस है, इसके देखें तीन तरफ एरो जा रहे हैं। एक तो ये इट इज़ अ न्यूज़ पेपर, बिग सिटी डेली इज़ अ न्यूज़ पेपर। दूसरी तरफ इट कंटेन्स नेशनल न्यूज़, इट कंटेन्स लोकल न्यूज़। यानी मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि इसमें आप बताएं कि जो बिग सिटी डेली है उसमें किस तरह की न्यूज़ आती हैं, तो अब आप देखेंगे बिग सिटी डेली, डेली को आप सर्च करेंगे, इसमें से देखेंगे कहाँ पे, और देखें कि इसके बारे में एरो हेड क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एरो जा रहा है कि वो नेशनल न्यूज़ कंटेन भी करता है और लोकल न्यूज़। सिमिलरली अगर आप ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ बिग सिटी डेली, ये है क्या, तो ये जो थर्ड एरो है जो ऊपर जा रही है, इट इन्फॉर्म्स दैट बिग सिटी डेली इज अ न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़पेपर है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो न्यूज़पेपर है इसके बारे में फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो अपर एरो जा रही है, इट इज़ अ पीरियडिकल, मीन्स के एक खास टाइम के बाद जो है वो पब्लिश होता है, पीरियडिकल है। एक दिन के बाद आता है, या 2 दिन के बाद आता है, या वीकली आता है, या मंथली आता है, तो एक पीरियडिकल न्यूज़पेपर है। फिर ये पेपर फिनिश क्या होता है यूज़ करते हैं, तो ये मैट यूज़ करते हैं, जो माइनिंग वाला या आर्ट वाला होता है, मैट। सो दे यूज़ एक्चुअली माइनिंग पेपर। सो पेपर फिनिश क्या है, मैट। तो वो जो आंसर है ना उस ऊपर वाले क्वेश्चन के, व्हाट पेपर फिनिश डज द न्यूयॉर्क टाइम यूज, तो यहाँ से आपको पता चला कि जो न्यूयॉर्क टाइम है इट यूजेस पेपर फिनिश ऑफ मैट एक्चुअली। तो आप कोई भी क्वेश्चन इस सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर आप पिक करेंगे तो इस ग्राफ के अंदर उसका आपको आंसर मिलेगा। तो ये ग्राफ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये डिफरेंट डेली टाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कहाँ से लॉन्च होते हैं, ये किस तरह की न्यूज़ को कवर करते हैं, ये इनके लिए पेपर फिनिश कौन सा यूज़ होता है, ये वीकली हैं, ये मंथली हैं, या ये डेली बेसिकली लॉन्च होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर न्यूज़पेपर के हवाले से कंटेन होती है। तो ये जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, अगर आप इनको ये जो न्यू डेली टाइम्स है, या लॉस एंजलिस टाइम है, या पोट्री मैगजीन है, कि जो नाम दिए हुए हैं ये एक्चुअली वर्टिसेस हैं, और बीच में जो एरो हेड है बिटवीन द टू वर्टिसेस, ये एक्सप्लेन कर रहा है उनके एज को, कि इन, यानी ये एज की डेफिनेशन कर रहा है एक्चुअली, ये है क्या, ये बता क्या रहा है आपको। जैसे आप कहते हैं ना कि बिग सिटी डेली कंटेन्स न्यूज़पेपर, न्यूज़, नेशनल न्यूज़, तो नेशनल न्यूज़ भी एक वर्टेक्स है, बिग सिटी डेली भी एक वर्टेक्स है। बीच में इंफॉर्मेशन आपको एज दे रहा है। एज क्या कहता है कि बिग सिटी डेली कंटेन्स नेशनल न्यूज़, इट कंटेन्स लोकल न्यूज़,
इट इज़ अ न्यूज़पेपर। तो ये आप ये कह सकते हैं कि वर्टिसेस हैं और उसके बीच में एजेस हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो ये जस्ट एक आपको बताने के लिए कि बाज़ का तो आप एक लेमैन के तौर पे ये जो डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं ये आपको आपकी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं और शायद आप बहुत जल्दी उसके आंसर पे पहुंच जाते हैं, इंस्टेड कि आप एक पेज राइटिंग में लिखें ये सारे। मतलब इसी पूरे ग्राफ को अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें, तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स सी सिचुएशन हुआ, आपको बड़ा मुश्किल लगेगा कि आपने अगर किसी एक क्वेश्चन का इसमें से जवाब लेना है तो यू हैव टू रीड इट केयरफुली, कि आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि कहीं पे कोई लॉजिकल कनेक्टर को ऐसा गलत तो नहीं यूज़ हो गया कि आपको उससे इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है। लेकिन ये ग्राफ जो है ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एज ए लेमैन भी आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई पूछे कि ये डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ जो है इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है और क्यों हमारे लिए ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ये एग्जांपल उसको वेल एक्सप्लेन कर रही है। एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। सिमिलरली ये एक और सिचुएशन है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। स्लाइड नंबर 17 को देखें। द फॉलोइंग इज अ वेरिएशन ऑफ फेमस puzzle often used as an example in the study of artificial intelligence. It concerns an island on which all the people are one of the two types, either vegetarians or cannibals. Initially, two vegetarians and two cannibals are on left bank of a river. With them is a boat that can hold a maximum of two people. तो ये तो एक सिचुएशन बताई गई है कि एक आइलैंड है और वहाँ पे दो वेजिटेरियन हैं, सब्जी खोर हैं, और दो कैनिबाज हैं, गोश्त खोर जिसे हम कहते हैं, और वहाँ उनके पास एक बोट है। बोट दैट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर, एक्चुअली रिवर है उसके लेफ्ट बैंक पे बोट है, और वहाँ पे दो कैनिबल्स हैं, दो वेजिटेरियन हैं। अब होता यह है कि जो लेफ्ट हैंड से अगर आपने राइट हैंड पे जाना है तो यू कैन मूव थ्रू अ बोट, एंड दिस बोट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ टू पीपल। तो मैक्सिमम दो लोग ही उस बोट पे जा सकते हैं। तो ये तो एक सिचुएशन है, एक इनिशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको दे दी गई। नाउ व्हाट इज द पजल? The aim of the puzzle is to find a way to transport all the vegetarian and cannibals to the right bank of the river. What makes this difficult is that at no time can the number of cannibals on either bank outnumber the number of vegetarian. Otherwise, disaster befalls the vegetarian. तो ये कहता है कि आपने ये जो चारों हैं, दो वेजिटेरियन हैं या दो कैनिबल्स हैं, with one boat, they are actually looking on the left bank of a river, और ये मूव करना चाहते हैं राइट पे। लेकिन वो कहता है जाने के लिए ज़रूरी ये है कि किसी भी स्टेज पे, चाहे वो बोट है चाहे वो राइट बैंक है, वहाँ पे कैनिबल्स जो हैं वो वेजिटेरियन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखें, वेजिटेरियन फॉर एग्जांपल एक है और कैनिबल्स दो हैं। अगर ये दो कैनिबल्स होंगे तो ये एक डिज़ास्टर होगा, यानी ये उस वेजिटेरियन को खा जाएंगे। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है। सो जब भी आप ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगे थ्रू बोट फ्रॉम लेफ्ट बैंक टू द राइट बैंक, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी स्टेज पे कैनिबल्स जो हैं वो आउट नंबर ना करें वेजिटेरियन को। अब आपने वो सिचुएशन डिपेक्ट करनी है, और बोट में एक टाइम पे दो ही लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम दो। तो किस तरीके से, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आपका क्या होगा, किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो दिस इज वेल एक्सप्लेन इन स्लाइड नंबर 18। अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। इसमें देखें स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, इसमें लेफ्ट साइड पे देखें, V stand for vegetarian, C stand for cannibals. So there are two vegetarian VV and there are two cannibals CC. They are दे आर हैविंग द बोट। ये कैपिटल बी जो है वो बोट को है और आगे स्लैश लगा दिया गया। याद रखेंगे जो स्लैश है बैक स्लैश है, इसका लेफ्ट हैंड जो है, अगर ये लेफ्ट पे कुछ चीज़ें आ रही है तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड पे हैं। इसके जो राइट पे कुछ चीज़ आएगी तो हम कहेंगे वो राइट हैंड पे मूव कर गई। तो यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, और बोट में आपने करना क्या है कि आप राइट साइड पे मूव करते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों वेजिटेरियन को आप बोट पे लें और राइट हैंड पे ले जाएं, ठीक है, एक सिचुएशन ये है। लेकिन
इसका इफेक्ट भी आएगा, इसका एक इम्पैक्ट भी होगा कि एक कंडीशन ये है कि एक टाइम पे वेजिटेरियन जो हैं वो कम ना हो कैनिबॉल से, किसी भी एंड पे, लाइक लेफ्ट हैंड हो चाहे वो राइट हैंड। इसका मतलब है वेजिटेरियन जब भी मूव करेंगे वेजिटेरियन, तो उसके साथ एक कैनिबॉल लाजमी होगा, अदरवाइज जब वो एक वापस आएगा। चलें इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन डिपिक्ट की गई है कि ये एक तो ये है कि बोट में दोनों वेजिटेरियन जा सकते हैं, एक वेजिटेरियन एक कैनिबॉल जा सकता है, ये दोनों कैनिबॉल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन सारी डिस्क्राइब की गई है पहले स्टेप में। पहला स्टेप ये है कि राइट साइड पे एक बोट में बोट भी गई और बोट के साथ ज़ाहिर है एक वेजिटेरियन और एक कैनिबॉल है, तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि दोनों कैनिबॉल जो है वो बोट के साथ राइट एंड पे चले गए, ये दूसरा स्टेप है अगर आप देखें। तीसरा स्टेप देखें तो एक ही कैनिबॉल जो है वो बोट के साथ राइट साइड पे चला गया। और इसी तरीके से चौथा स्टेप ये है कि दोनों वेजिटेरियन, तो ये चार डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं पहली स्टेज पे, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है। दोनों वेजिटेरियन जा सकते हैं राइट साइड पे, दोनों कैनिबॉल्स राइट साइड पे जा सकते हैं, या एक वेजिटेरियन एक कैनिबॉल या एक कैनिबॉल। याद रखें कि एक वेजिटेरियन अकेला नहीं जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे फिर दो रह जाएंगे, कैनिबॉल और एक वेजिटेरियन, जो कि उस कंडीशन को वायलेट करेंगे जो कि दी हुई है। तो एक टाइम पे किसी भी एंड पे कैनिबॉल ज्यादा नहीं हो सकते वेजिटेबल्स वेजिटेरियन से, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप देखें जो पहला स्टेप है बिल्कुल बड़ा आसान सा है कि राइट साइड पे आप एक वेजिटेरियन और एक कैनिबॉल को ले गए। अब बोट ने वापस आना है और इन दोनों में से किसी ने बोट वापस भी लेके आनी है ताकि बाकी लोगों को उधर पहुंचाएं। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये कैनिबॉल वापस है। अगर कैनिबॉल वापस आ जाता है तो लेफ्ट साइड पे दो कैनिबॉल हो जाएंगे और एक वेजिटेरियन। हम तो ये कहते हैं कि कैनिबॉल ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए ये जो राइट साइड पे बोट आई है जिसमें एक वेजिटेरियन और एक कैनिबॉल है, एक कैनिबॉल वापस नहीं जाएगा बल्कि वेजिटेरियन वापस जाएगा। जब वेजिटेरियन वापस जाएगा तो इसका मतलब है कि वीवीसी हो जाएगा। वीवीसी, ये जो पहले, ये जो आप सेकंड स्टेप पे आप जाए ना, तो वीवीसी। तो बोट को एक वेजिटेरियन वापस ले आया। दूसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, कैनिबॉल वापस अब नहीं आ सकता। वो आएगा तो अगेन जो कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगी। सिमिलरली, तो इसका मतलब है कि ये दो वेजिटेरियन आ गए कैनिबॉल। अब होगा क्या? अब नेक्स्ट स्टेप पे आप कैसे जाएंगे कि दो लोग मैक्सिमम जा सकते हैं बोर्ड पे, तो अब आप एक कैनिबॉल को भेज देते हैं, एक सिचुएशन ये है। या फिर आप भेजते हैं एक वेजिटेरियन और एक कैनिबॉल। एक वेजिटेरियन एक कैनिबॉल नहीं जा सकता, उसकी वजह यह है कि राइट साइड पे फिर दो कैनिबॉल हो जाएंगे और एक वेजिटेरियन हो जाएगा। तो इसकी फर्दर पॉसिबिलिटीज ये है कि दोनों वेजिटेरियन को आप राइट साइड पे भेज देते हैं, एक कैनिबॉल लेफ्ट पे रह जाता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये जो दो वेजिटेरियन और एक कैनिबॉल राइट पे आए, इनमें से कोई एक वापस जाए, जो लेफ्ट साइड पे कैनिबॉल है उसको वापस लेके आए। ये सिचुएशन है जिसको इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या क्या पॉसिबल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, किस क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि वो कंडीशन भी वायलेट ना हो, यानी जो कैनिबॉल है वो आउट नंबर ना करे वेजिटेरियन को किसी भी सूरत में। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये जो आखिरी नीचे दो स्टेप है ना, जो पहले स्टेप के में पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है वीवीसी और राइट साइड पे सिर्फ कैनिबॉल है, या फिर सीसी भी, ये फर्दर ये वैलिड नहीं है। यानी पहले स्टेप में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, ये जो तीसरे नंबर पे स्टेप है आपका, देखे ना, जो तीसरी पॉसिबिलिटी है पहले स्टेप पे वीवीसी और राइट साइड पे कैनी बॉल है। अब ये कैनी बॉल वापस जाएगा तो आप दोबारा उसी जगह पे पहुंच जाएंगे एक्चुअली। लिहाजा ये स्टेप तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएगा। तो ये दो के पहले स्टेप में ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये फर्दर जो है वो रिजल्ट आपको नहीं देती। इससे आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि एक कैनी बॉल इधर आया राइट साइड पे, ये वापस जाएगा तो आप अगेन जीरो पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर ये जो फोर्थ आपके पास ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन पहले स्टेप में, जिसमें दो कैनी बॉल लेफ्ट पे, दो वेजिटेरियन राइट पे,
अब राइट वाला वेजिटेरियन वापस कैनी बॉल को लेने जाएगा, एक जाएगा तो आगे दो कैनी बॉल्स हैं, लिहाजा वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ये दोनों जाएंगे तो आप अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो पहले स्टेप में जो तीसरा और चौथा कॉम्बिनेशन है या जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी वैलिड पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि पहली दो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनसे आप मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन का एक मैकेनिज्म है जो इस ग्राफ में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको मज़ीद को इसमें प्रॉब्लम हुआ समझने में तो मेरे से पूछ लीजिए। बाकी ये सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन है। सिंपल ग्राफ क्या होता है कि आप एजेस को एक्चुअली वो कर रहे होते हैं, वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल ग्राफ इज अ ग्राफ दैट डजंट हैव एनी लूप, जिसका कोई लूप नहीं होता या पैरेलल एजेस नहीं होते। इन अ सिंपल ग्राफ एन एज विद एंड पॉइंट्स वी एंड डब्ल्यू इज डिनोटेड पी डब्ल्यू। तो बस ऐसा ग्राफ जिसमें कोई लूप भी नहीं हो, पैरेलल एजेस भी ना हो, उनको हम सिंपल ग्राफ्स कहते हैं। और ये जो स्लाइड नंबर 20 है ये उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। सिंपल एक कंप्लीट ग्राफ होता है। Let n be a positive integer. A complete graph on n vertices denote Kn is a simple graph with n vertices and exactly one edge connecting each pair of distinct vertices. तो जो पैरेलल जो एजेस हैं वो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस को जो है वो कनेक्ट करते हैं। आई मीन कि ऐसे नहीं हो सकता है कि एक एज या दो एज या तीन एज वो हम जो कंप्लीट ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल ये लिख रहे हैं कि ये सिंपल ग्राफ है, यानी इसमें लूप भी कोई नहीं होता, इसमें पैरेलल एजेस भी कोई नहीं होते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली वन एज जो है वो कनेक्ट करता है ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। तो अगर आपके पास दो वर्टिसेस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं तो उनको एक ही एज कनेक्ट कर रहा होगा, दो एज कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो ये एग्जाम्पल जो स्लाइड नंबर 22 है इसको एक्सप्लेन कर रही है। देन इज द कंप्लीट बाइपोर्ट्रॉइड ग्राफ। कंप्लीट बाइपोर्ट्रॉइड ग्राफ क्या होते हैं कि आपके पास एक वर्टिसेस का सेट है, दूसरी तरफ दूसरे वर्टिसेस का सेट है, लाइक V1 V2 V3 है, दूसरी तरफ W1 W2 W3। ये तीन कंडीशन है which make it complete biportroid graphs. There is an edge from each vertex Vi to each vertex Wj। यानी आपके पास दो वर्टिसेस के सेट हैं, एक वर्टेक्स सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे के साथ एज बनाते हैं, लेकिन वी के साथ कनेक्ट नहीं होता, डब्ल्यू के साथ कनेक्ट नहीं होता। इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट बाइपोर्ट्रॉइड ग्राफ है। इट इज अ ग्राफ बिटवीन टू सेट्स ऑफ वर्टिसेस एक्चुअली। स्लाइड नंबर 24 इसको वेल एक्सप्लेन कर रही है। लाइक आपके लेफ्ट हैंड पे देखें अगर आप, तो ये V1 V2 V3 है, राइट साइड पे W1 W2 है। तो लेफ्ट साइड पे जो डिग्री है ग्राफ की वो यानी वर्टिसेस वो 3 हैं, राइट साइड पे उसके वर्टिसेस 2 हैं। तो इसको हम लिखते हैं K3, 2 मींस देयर आर 3 नंबर ऑफ वर्टिसेस व्हिच आर कनेक्टिंग विद अनदर 2 वर्टिसेस। लेकिन याद रखें ये 3 और 2 जब कनेक्ट हो रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक सेट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो अपने साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट बाइपोर्ट्रॉइड ग्राफ है। फिर सब ग्राफ है, जैसे आपके पास सेट है और उसका सब सेट होता है, इसी तरह एक सब ग्राफ भी होता है। तो सब ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ग्राफ में वर्टिसेस हैं और ग्राफ में एजेस हैं, तो सब ग्राफ क्या होता है उसका यानी सब सेट ही होता है, which contains number of edges from the original graph, which contains number of vertices from the original graph। तो इसको ये जो ग्राफ आपको स्लाइड नंबर 25 में नजर आ रहा है, जिसमें लूप भी है, जिसमें पैरेलल एजेस भी हैं, दो वर्टिसेस हैं और 3 एजेस हैं। इसकी डिग्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री 4 है। 4 इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ एजेस तो 3 है लेकिन एक लूप है। याद रखें लूप की डिग्री 2 होती है, तो टोटल ये 4 हो जाएगी इसके। ओके, स्लाइड नंबर 26 में एक आइसोलेटेड V1 है, फिर आइसोलेटेड V2 वर्टेक्स है, फिर आइसोलेटेड V1 और V2 हैं। ये ग्राफ जरूर हैं और ये सबसेट हैं उस ग्राफ का, मींस इसके जो वर्टिसेस हैं या इसके जो एजेस हैं ये उसी का सबसेट हैं जो कि ओरिजिनल ग्राफ है। तो ये सब ग्राफ की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। डिग्री का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि डिग्री ऑफ द वर्टिसेस आप कैलकुलेट करते हैं कि हर वर्टेक्स पे कितने एज इंसिडेंट हो रहे हैं। तो
वो डिग्री हो जाएगी, लेकिन अगर लूप है तो उसकी डिग्री आपने 2 लिखनी है। तो सम करेंगे तो ओवरऑल ग्राफ की डिग्री आ जाएगी। मसलन अगर आप ये देखें कि यहाँ पे इस एज पे कितने इंसिडेंट है, जैसे 1 2 3 और ये 2 5, तो इसकी डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स एंड टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ, इसको हम एक्सप्लेन कर दिया है स्लाइड नंबर 28 में। एंड देन द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ये है कि जो टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी। यानी किसी भी, अगर आप ये कहते हैं कि ग्राफ के एजेस जो हैं वो 3 हैं, तो उसकी डिग्री जो है वो 2 टाइम 3 हो जाएगी, यानी 6 हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ एजेस 5 हैं तो डिग्री उसकी 10 हो जाएगी। तो किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस आप अगर काउंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस टोटल ग्राफ की डिग्री क्या है। यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको हम हैंडशेक थ्योरम कहते हैं। इसको मजीद भी हम लेक्चर नंबर 29 में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो लेक्चर 29 30 को आपने पढ़ लेना है नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले, ताकि हम उसको कंक्लूड करें। तो कोशिश करें कि हम ट्यूसडे को इसको कंक्लूड कर लें, जो भी हमारे पास इसका रिमेनिंग स्टफ है। सो मीनवाइल आपका क्विज जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। एग्जैक्टली 11 बजे जो है ये क्विज शो अप हो जाएगा। आपने 15 मिनट में उसको अटेम्प्ट करना है और सबमिट करना है। लेट सबमिशन अलाउ नहीं है, मेक इट श्योर। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर थोड़ा सा टाइम दे दें, वर्किंग वगैरह करनी होती है सर। सफिशिएंट टाइम है बच्चे, मेरे ख्याल में 5-6 तो सारे उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर 20 कर दें मिनट्स। क्या कह रहे हैं? 20? 5 मिनट और दे दो। नहीं बच्चे, ज़्यादा हो जाएगा। सर स्लाइड लेक्चर नंबर 29 अपलोड कर दें। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। 29 में शेयर कर देता हूँ। ये 1 मिनट में शेयर हो जाता है। थैंक यू सर। सर अभी लीव कर दें? आप लीव कर सकते हैं, और मैंने लेक्चर 29 जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया। ठीक है, और ग्रुप आप लीव करना चाहें तो कर सकते हैं। 11 बजे क्विज अपलोड हो जाएगा और 11:15 इसका क्लोजिंग टाइम है।